अस्सलाम वालेकुम। अ, उम, मैं क्योंकि हैंड्स फ्री के बगैर आज कर रही हूँ, तो आप मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, या शायद मैं एयरपोड्स लगा लेती हूँ इसके बल्कि। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं 2-3 मिनट्स वेट करूँगी। आज सेशन थोड़ा लेट किया है क्योंकि अम, बिल्कुल सेशन के टाइम पे मेरे घर पे थोड़े से गेस्ट आ गए थे और उनको थोड़ा सेटल करना पड़ा। इस वजह से आई हैव टू कम ऑनलाइन आफ्टर 10 मिनट्स। ओके फाइन। आवाज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है। वीडियो क्लियर है क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी वीडियो एंड हो जाती है तो मुझे तब पता चलता है कि वीडियो थोड़ी सी ब्लर है। तो अगर वीडियो भी क्लियर है तो आप काइंडली मुझे बता दें कि मेरी वीडियो क्लियर है, ताकि फिर मैं इसको लाइव को स्टार्ट कर दूं। चलिए, 2-3 और लोग आ जाएं इसमें सेशन में, तो हम इसको फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। क्योंकि आई हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल तो मैं थोड़ा सा कम दूंगी, शायद 30 मिनट्स का ही होगा। लेकिन कोशिश करूंगी उन 30 मिनट्स में मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दूं। क्योंकि आज मुझे मेरी थोड़ी इंगेजमेंट्स हैं, सुबह ऑफिस की वजह से भी मैं आज अभी फ्री हुई हूँ, अभी अभी फ्री हुई हूँ। तो मैं कोऑपरेटिव एक्ट भी निकाल लूँ ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। जिन्होंने मेरा लास्ट सेशन लिया था, आई गेस उनमें से काफ़ी लोग इसके अंदर हैं। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट किस चैप्टर तक एंड किया था। और मैं चाह रही हूँ कि आज का सेशन हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसके अंदर मुझे जो भी वॉच कर रहे होंगे मुझे उसमें आंसर्स लाजमी दे दीजिएगा। क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन से थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, मुझे भी और सुनने वालों को भी। आप मुझे काइंडली बता दें, लास्ट सेशन हम लोगों ने चैप्टर 4 तक किया था या चैप्टर 5 तक किया था? ओके, 4 तक किया था। चलें जी, हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं फिर इसको। जी, तो चैप्टर 5 है फिर विलेजेस ऑफ सोसाइटीज़ के ऊपर। जब हमारी एक सोसाइटी रजिस्टर होती है तो ये एक क्वेश्चन होता है कि सोसाइटी रजिस्टर होनी क्यों चाहिए, उसको क्या फ़ायदा है, अब कोऑपरेटिव में ही क्यों आए। इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो हमारा डिपार्टमेंट कुछ प्रिविलेजेस देता है अपनी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ को, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रिविलेजेस बताती हूँ। लॉ की तरफ मैं बाद में आऊँगी। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की वो भी समझ आ सके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मुझे इस जॉब के अंदर फील होता है कि इसका फ़ायदा क्या है, तो वो ये फ़ायदा है कि जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करवाते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है अपना कोई केस फॉरवर्ड करने के लिए। अगर कोई मेंबर्स को इशू है तो मेंबर्स के पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि एआर कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी। तो आप लोग उनके पास अपना एक केस फॉरवर्ड कर सकते हैं, बजाय इसके कि हाई कोर्ट्स में और इधर उधर लैंड के मसले के ऊपर लड़ें और सालों साल वो केस चलता रहे। सबसे बेसिक जो मुझे प्रिविलेज लगता है मेंबर्स के लिए वो ये है कि उनको कोई ना कोई एक ऑथेंटिक फोरम मिलता है जहां उन्हें पता होता है कि हमने यहाँ अपना इशू लेके जाना है।
जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इशू क्या होता है। अब प्राइवेट सोसाइटी में लेट्स सपोज मैंने एक प्लॉट ले लिया है, मैं हाउसिंग की बात अगर आपको बताऊँ, उसमें इशू क्या है कि वो मुझे डेवलपमेंट चार्जेस भेज रहे हैं, वो मुझे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस के उसमें भेज रहे हैं, वो मुझे जो भी कोई चीज़ भेज रहे हैं, मुझे उसको पे करना पड़ता है और मेरे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे मैं उसे चैलेंज कर सकूँ। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है और अनलॉफुल कुछ डिमांड्स हैं कि अब हम आपसे ये चार्जेस ले रहे हैं, अब हम आपसे वो चार्जेस ले रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उन अनलॉफुल डिमांड्स को कहीं पे चैलेंज ही ना कर सकें, कोऑपरेटिव का फ़ायदा ये है कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ वो आपकी बहुत सारे फोरम्स पे चैलेंज हो जाती हैं। चलें, ये तो एक जर्नल सा प्रिविलेज था। अब हम इधर से आते हैं तो इसमें क्या होता है, सोसाइटीज़ टू बी बॉडीज़ कॉरपोरेट। अब सोसाइटी बेसिकली एक इंडिविजुअल बॉडी है जो कि रजिस्टर होती है अंडर सम नेम। तो ये उसका एक प्रिविलेज है कि वो सोसाइटी का अपना ही नेम है, वो नेम कोई और सोसाइटी यूज़ नहीं कर सकती है। उसके अलावा उसके कोई भी किसी किस्म के बाय लॉज कोई दूसरी सोसाइटी उस नाम से रजिस्टर नहीं कर सकती, और वो सोल वो जो जिस नेम से वो रजिस्टर हुई होती है वो सोसाइटी उसकी खुद एक मालिक होती है उस नाम की। अब इसमें बताया जाता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी शेल रेंडर इट अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अंडर विच इट इज़ रजिस्टर्ड with perpetual succession and a common seal, and with power to hold property, to enter into contacts, to institute and defend, sue, and other legal proceedings, and to do all things necessary for the purposes of its constitution। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि हाँ, एक लीगल फॉर्म मिलता है जब आप एक सोसाइटी रजिस्टर करते हैं। तो यही बात इधर उन्होंने बताई है कि सोसाइटी एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती है जिसके पास एक लीगल फॉर्म, जिसके पास एक लीगल राइट होता है कि वो किसी भी तरह अपनी सोसाइटी को डिफेंड कर सके, इन कांटेक्ट विद अदर सोसाइटीज़ हो सके, एज अ बॉडी, एज अ कंप्लीट बॉडी वो वहाँ पर एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी सब्जेक्ट टू एनी प्रायर क्लेम ऑफ गवर्नमेंट in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue, or of a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, any debt or outstanding demand owing to society by the member or past member under section 34 to make loans to non-member by the non-member shall be first charge। अब देखें, एक बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई उसका मेंबर है। जब कोई उसका मेंबर है तो उस कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर अगर कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, पिछले लेक्चर में मैंने शायद लोन्स के बारे में और इनके बारे में बात आपको बताई थी, क्योंकि उसमें मुझे याद है मैंने आपसे बताया था कि जब एक सोसाइटी मर्ज होती है या उसका मर्जर ख़त्म हो रहा होता है या सोसाइटी डिवाइड हो रही होती है, तो जितने लोन्स या जितनी उसके मेंबर्स की होती है वो सारी की सारी सोसाइटी क्लियर करती है। और उसके अलावा अगर कोई मेंबर को आपने सोसाइटी से निकालना है तो भी उसके जो लोन हैं या उसकी पेएबल अमाउंट है वो पे की जाती है। तो यही ये वाला सेक्शन इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट आ जाता है चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट्स ऑफ मेंबर। इसी तरह सोसाइटी एज अ कॉर्पोरेट बॉडी जो सोसाइटी मेंबर के शेयर्स और सोसाइटी मेंबर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनमें से चार्ज करती है, उनमें से उन्हें उनका प्रॉफिट देती है। तो ये सारी चीज़ें अब प्रॉफिट डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट उस पर डिवाइड होता है। अब जैसे आपको मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का बताती हूँ, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट उस सोसाइटी की वो यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर उस सोसाइटी में रोड्स बनती हैं, उस सोसाइटी के अंदर कोई भी पानी का मसला हल होता है, कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है, तो वो उस सोसाइटी के बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेट हुआ होता है उस सोसाइटी के उस रेवेन्यू में से यूज़ होता है, जो कि मेंबर्स पे बर्डन नहीं होता और वो मेंबर उधर रह रहे हैं और उनका डेवलपमेंट वर्क होता जाता है क्योंकि वो मेंबर्स का प्रॉफिट है जो जमा हुआ होता है। लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर, ये भी सोसाइटी उसको जो भी लाइबिलिटी डेट ऑफ सोसाइटी होता है वो पास्ट मेंबर्स उसे 2 साल के अंदर अंदर पे करने का मजाज होता है। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ डिसीज्ड मेंबर। अब अगर कोई इंसान फोत हो गया है तो उसके ऊपर भी जो लाइबिलिटी है उसके लिए भी सोसाइटी रूल्स और उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी डील करती है और पूछती है और उससे अपने लोन्स को रिकवर करवाती है।
exemption from compulsory registration of instrument relating to shares of any instrument relating to share in a society that the asset of the society consist in whole or in part of immovable property। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना जो एक्ट है उसमें से कुछ चीज़ें समराइज़ करके बताती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो मुझे थोड़ा सा फीडबैक में ये भी था कि कुछ चीज़ें बाकी ज़्यादा डिटेल में पता चलती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर चीज़ की इतनी डिटेल ही ज़रूरी होती है जितनी डिटेल हम लोगों को उस पेपर में ज़रूरी हो। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो चीज़ें समझने वाली हैं मैं सिर्फ आपको वो बताती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक एक उसको एलेबरेट करूँ। और इसी तरह आपका भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी स्मार्ट स्टडी करें, जिसके अंदर आप लोग सिर्फ वो चीज़ें करें जो आपके पेपर में आने वाली हैं। वो चीज़ें मत करें जो पेपर में नहीं आने वाली हैं और जिसका आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह अच्छा, मैं इसके चैप्टर 5 में मुझे यही चीज़ें हैं कि सोसाइटी की क्या क्या फ़ायदे और सोसाइटी क्या कर सकती है। एंड इट्स वेरी सिंपल, आप इधर से भी अगर पढ़ेंगे तो उस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। हम चैप्टर 6 डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटी। उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स आ जाती है हमारे पास, प्रोहिबिशन ऑफ इशुएंस ऑफ बेरर शेयर्स, वारंट्स आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग, रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर ट्रांजैक्शन विद नॉन मेंबर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड एंड रिजर्व फंड। अब सोसाइटी के पास ना कुछ फंड्स होते हैं, डिपार्टमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे मरी में गुजारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सोसाइटीज़ हैं। अब उनके अंदर इलीगैलिटी थी, तो हम लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अपने फंड्स को यूज़ नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप उन इलीगैलिटीज़ को कम्प्लीटली फुलफिल नहीं करते, उनको ख़त्म नहीं करते। जो हम लोगों ने आपसे डिमांड किया है, लॉफुली जो डिमांड की गई हैं चीज़ें, उन्हें जब तक फुलफिल नहीं किया जाता, तो डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले। और इसके मैं आपको डिटेल्स थोड़ी सी बताती हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग से क्या मुराद है। अ सोसाइटी शैल रिसीव डिपॉजिट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर्स ओनली टू सच एक्सटेंट एंड अंडर सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स बाय द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। हर सोसाइटी के अपने बाय लॉज होते हैं, हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं। सोसाइटी अगर कोई चीज़ बोरो करना चाहे, कोई फंड्स बोरो करना चाहे, तो वो सिर्फ उन लोगों से बोरो कर सकती है जो कि सोसाइटी के नॉन मेंबर्स हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि मेंबर्स से आप की कोई भी सोसाइटी बोरो नहीं कर सकती, नॉन मेंबर से कर सकती है, और वो भी अगर उसने अपने बाय लॉज के अंदर उसके रूल्स मेंशन किए हों। नेक्स्ट है इसका इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। सोसाइटी अपने फंड्स को किस किस में इन्वेस्ट कर सकती है। The society may invest or deposit its funds in the government saving bank। अगर सोसाइटी के पास कुछ फंड्स हैं तो वो सेविंग अकाउंट में रख सकती है ताकि उससे उसका रेवेन्यू जनरेट हो सके। इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट और इन द शेयर्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एनी सोसाइटी provided that no such investment shall be made in the shares of any society other than one with limited liability। किसी सोसाइटी के शेयर्स में वो सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट के सेविंग बैंक में अपने पैसे रखवा सकती है, या कोई भी ऐसे पर्सन के साथ सोसाइटी या कोई भी ऐसे पर्सन के साथ सोसाइटी इन कांटेक्ट हो सकती है जिसका बिजनेस हो और जिसको गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो अलाउ करते हो कि आप इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंक से अप्रूव्ड हो उसका पर्पस, या फिर उसके रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार से ये अप्रूव हो कि इसके पर्पस ऑफ बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बाय लॉ से कोऑर्डिनेट कर रहा है। रिजर्व फंड है सोसाइटी का। एवरी सोसाइटी विच डज और कैन ड्राइव अ प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रांजेक्शन शेल मेंटेन अ रिजर्व फंड। अब इसका क्या मतलब है कि हर सोसाइटी के जो फंड्स हैं उसमें एक रिजर्व फंड पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी 0 रुपये करके सारे फंड्स इस्तेमाल कर ले, पीछे कोई रिजर्व फंड ना हो फॉर एनी
इमरजेंसी सिचुएशन, सोसाइटी में कोई फंड ही नहीं है, लेट्स सपोज कोई फ्लड आ गया है, लेट्स सपोज कोई ये अर्थक्वेक है, कुछ कोई भी इस तरह की चीज़ है और सोसाइटी के पास पीछे कोई रिजर्व फंड में कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो ये सोसाइटी को डायरेक्ट किया जाता है कि सोसाइटी अपने रिजर्व फंड्स के अंदर अपने कुछ ना कुछ कैपिटल अमाउंट रखे ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी उसे यूटिलाइज किया जा सके। प्रोविडेंट फंड सोसाइटी का इसी तरह होता है जैसे कुछ प्रॉफिट्स को आप थोड़ा सा संभाल के रखते हैं। अ सोसाइटी में इस्टेब्लिश अ प्रोविडेंट फंड फॉर इट्स मेंबर्स आउट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम सच मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद बाय लॉज मेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए कुछ प्रोविडेंट फंड्स मुख्तस कर देती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस with the approval of the registrar and after the payments prescribed by subsection 2 of the section 39 have been made to reserve fund, any society may set aside a sum not exceeding 20% of its net profit। एक सोसाइटी ने अगर कोई चीज़ चैरिटी में करनी है तो चैरिटी में सबसे पहली बात के रजिस्ट्रार से वो अप्रूवल लेंगे, सेकेंडली अपने रिजर्व फंड में जो उसका कोटा होगा वो सबमिट करेंगे, थर्डली जो भी प्रॉफिट होगा उसके बाद उस प्रॉफिट का 20% से ज़्यादा वो चैरिटी में सोसाइटी नहीं दे सकती, डोनेशन नहीं कर सकती। नेक्स्ट बी इसमें है यूटिलाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द होल सच सम इन कंट्रीब्यूटिंग टू एनी प्रॉफिट और कोऑपरेटिव पर्पस और टू द चैरिटेबल पर्पस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स एक्ट 1890। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू क्या है कि लास्ट टाइम जो पेपर आया था ना उनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल पेपर लगा था। वो इसलिए लगा था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव एक्ट को पढ़ लिया था या पास पेपर के वो जो आसान आसान से सवाल आए थे उनको पढ़ लिया था। जी के रजिस्ट्रेशन कौन करता है, कैंसिलेशन कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने आंसर दे दिए थे, उनके उन्होंने आंसर्स प्रिपेयर किए हुए थे। अब इसमें मसला क्या है, देखिए पीछे कुछ हर एक्ट किसी दूसरे एक्ट के साथ रिलेट कर रहा होता है। अब इसके अंदर उन्होंने एक एक्ट की बात की है, अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें जो चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट है उसके बारे में भी बात की है। तो जब आप किसी सेक्शन के साथ, किसी एक्ट के साथ कोई ऐसा एक्ट रिलेटेड देखें तो काइंडली उस एक्ट में जाके उसका वो सब सेक्शन ज़रूर पढ़ लें। ये आपको मैं एक टिप दे रही हूँ कि आपको लॉ की समझ आ जाएगी। जब आपको यहाँ पे एक सब सेक्शन गिवन है तो आप इसको जाके दूसरी जगह पे जब इस सब सेक्शन को देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी बात। इसी तरह जब आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, चाहे वो बाय लॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसे रेंट करने के लिए हो, लेकिन आप जो भी पेपरा रूल्स हैं या जो भी इस तरह के रूल्स हैं उन्हें एक दफ़ा ज़रूर देखें कि अकॉर्डिंग टू दैट रूल आप उस प्रॉपर्टी को किस बेस के ऊपर रेंट आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड इसके अंदर बात आती है एक्ट में, तो आप लोगों को चाहिए कि जो सेक्शन या जो सब सेक्शन इस कोऑपरेटिव एक्ट में बताया गया है लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड, आप उसे जाके एक दफ़ा ज़रूर रीड करें, उसे समझने की कोशिश करें। इस तरह आपको एक्ट भी समझ आएगा, इस तरह आपको प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक टिप है आज की। चैप्टर 6 इसमें यही है जो सोसाइटी की ये एंड हो गया, प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटी के फंड्स। सोसाइटी अपनी प्रॉपर्टी को और अपने फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकती है और किसकी परमिशन से यूटिलाइज़ कर सकती है और क्या क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं और कहाँ पे वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकती। चैप्टर 7 डील्स विद द इंस्पेक्शन ऑफ अफेयर्स। अच्छा, चैप्टर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डील्स विद द इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार। 43 सेक्शन 43 के तहत अगर कोई भी रजिस्ट्रार, कोई भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सर्कल रजिस्ट्रार किसी भी सोसाइटी की इंक्वायरी करना चाहता है तो वो किस सेक्शन के तहत करेगा? सेक्शन 43। 43 सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इंक्वायरी से रिलेटेड है। अब ये कहता क्या है? द रजिस्ट्रार में ऑफ हिज ओन मोशन बाय हिमसेल्फ और बाय अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम in writing in this behalf hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of the society। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ज़ियाउर रहमान क्लासेस डेली तो नहीं होती हैं। मैंने अभी तक ये मेरा बेसिकली 4th लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन पे था और
नेक्स्ट लेक्चर्स मेरे कोऑपरेटिव एक्ट पे हैं। मुझे जब टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो मैं अपने ऑफिस टाइम से टाइम निकाल के और बाकी अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के एक ऑनलाइन सेशन दे देती हूँ, और उससे उससे पहले 1-2 दिन पहले इसी पेज के ऊपर मेंशन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने पहले वाले सेशंस देखने हैं तो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार सबसे पहले अगर फील करता है तो ऑन इट्स ओन वो इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑथराइज्ड पर्सन जिसको रजिस्ट्रार ने अथॉरिटी दी हुई है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक AR हूँ और मुझे लग रहा है कि एक सोसाइटी के अंदर काम ठीक से नहीं हो पा रहा, तो मैं रजिस्ट्रार को लिख के भेज दूंगी कि इसकी इंक्वायरी की जाए। ठीक है, तो ये दो दो कंडीशंस तो ये होगी कि अगर रजिस्ट्रार को या एक ऑथराइज्ड पर्सन को उस सोसाइटी में कोई इशू लगता है तो वो उसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। Secondly, the registrar shall hold such an inquiry as is contemplated in subsection 1 of this section on the requisition of the society, duly authorized by rules made in this behalf to make such requisition in respect of one of its members, such member being itself a society. अब सेकेंडली पहले रजिस्ट्रार खुद से कर सकता है इनिशिएट। सेकंड, अगर उसको सोसाइटी लिख के भेज देती है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, किसी मेंबर की जाए, किसी भी उसकी, तो रजिस्ट्रार एक इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। थर्डली, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ कमेटी ऑफ द सोसाइटी, या सोसाइटी की कमेटी जो कि मैनेजिंग कमेटी होती है, अगर वो एक मेजोरिटी ऑफ द कमेटी एक रेक्विजिशन रजिस्ट्रार को भेज दे। लेट्स सपोज सोसाइटी में 5 मेंबर हैं, उन 5 में से 3 लोग ये लिख के भेज दें, 5 कमेटी मेंबर हैं, उन 5 कमेटी मेंबर में से 3 कमेटी मेंबर ये लिख के भेज दें कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और ये सही नहीं हो रहा, तो इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, तो ऑन दैट रेक्विजिशन रजिस्ट्रार एक इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट, on the application of 1/3 of members of the society, फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑन हिज ओन उसको इनिशिएट कर सकता है। सेकंड, किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे इनिशिएट कर सकता है। थर्ड, सोसाइटी के रिक्वेस्ट पे। फोर्थ, सोसाइटी के मेंबर्स की सोसाइटी की कमेटी मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे। देन फिफ्थ, अगर सोसाइटी के 1/3 मेंबर एक सोसाइटी की इंक्वायरी इनिशिएट करने के बारे में रिक्वेस्ट करे रजिस्ट्रार से, तो इनिशिएट हो सकती है उसकी इंक्वायरी। नेक्स्ट, ऑल द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हुज अफेयर आर इन्वेस्टिगेटेड शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन देयर पोजेशन इन रिगार्ड टू द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एज द रजिस्ट्रार और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार मे रिक्वायर। एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। वकार रमज़ान, PDF तो बनानी बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। आपके पास ये लेक्चर्स है, वैसे ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप एक PDF बना के यहाँ पे इसी पेज पे शेयर करते। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको ये बता रही थी कि जब एक इंक्वायरी इनिशिएट हो जाती है तो जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं या वो लोग जिनके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, दे आर बाउंड टू सबमिट द रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स, द रिक्वायर्ड डाटा। जो भी चीज़ एक इंक्वायरी ऑफिसर को चाहिए होगी, दे आर बाउंड टू सबमिट दैट रिपोर्ट टू द इंक्वायरी ऑफिसर और द ऑथराइज्ड पर्सन। The result of any inquiry under this section shall be communicated to the society whose affairs have been investigated. अब एक इंक्वायरी इनिशिएट होगी, एक इंक्वायरी ऑफिसर ने उस इंक्वायरी को कंटिन्यू कर लिया, और उसके बाद जब एक रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट उस इंक्वायरी का सबमिट किया जाएगा सोसाइटी को फॉर इंफॉर्मेशन, और उस सोसाइटी को लाजमी सबमिट किया जाएगा जिस सोसाइटी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये थी जी सेक्शन 43 के तहत इंक्वायरी। ये MCQ भी आता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। सेक्शन 44 इज़ अबाउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ इंडेटेड सोसाइटी। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बेसिकली सोसाइटी की होती हैं जिनमें लेजर होता है, जिनमें हम लोग के उर्दू में बुक्स के नाम थे ये खाता बही और इस तरह के ना वर्ड्स। तो ये सारे जो बुक्स होती हैं, लेजर बुक्स बेसिकली, जिसमें सोसाइटी के अकाउंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, इनकी आपको इसकी भी इंस्पेक्शन की जा सकती है। और वो किस बेस पे की जा सकती है? द रजिस्ट्रार में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ
creditor of a society inspect or direct some person authorized by him in order in writing in this behalf to inspect the books of the society. रजिस्ट्रार ही ऑर्डर करता है इंस्पेक्शन के लिए और बुक्स ऑफ सोसाइटी को इंस्पेक्ट करने के लिए वो किसी अपने ऑथराइज्ड पर्सन को या ऑन हिज ओन उसे इनिशिएट कर सकता है, लेकिन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द सोसाइटी, जो उस सोसाइटी का मेंबर हो जिसने उसमें क्रेडिट किया हो, provided that the applicant satisfies the registrar that the debt is a sum then due and that he has demanded payment thereof and has not received satisfaction within a reasonable time. अगर वो क्रेडिटर ये कहे कि सोसाइटी इंडेटेड है और सोसाइटी उसको और प्रॉपर प्रूफ दे सके कि सोसाइटी ने उसको पेमेंट नहीं की, तो रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है, बट आफ्टर द प्रूफ्स। कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और वो जाके किसी के भी खिलाफ एक एप्लीकेशन दे देता है, उसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हो सकती। इंक्वायरी का इंस्पेक्शन इनिशिएट नहीं हो सकती बिकॉज इट डील्स विद द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स। सेक्शन 44 डील्स विद द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स। The applicant deposits with the registrar such sum as security for the costs of the proposed inspection as the registrar may require. The registrar shall communicate the result of any such inspection to the creditor. Again, जब एक inspection होती है, inspection के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की इंक्वायरी का रिजल्ट होता है, वो इंक्वायरी का रिजल्ट कम्युनिकेट किया जाएगा टू दैट क्रेडिटर जिसने इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी होगी। सेक्शन 44A deals with the inspection of books and properties. Section 44 किसके साथ डील कर रहा है? 44 डील कर रहा है inspection of books of indebted society and section 44A deals with the inspection of books and properties. अब इसमें क्या बात है? The registrar or any of his authorized representative shall have access and right to inspect the books, accounts, cash, documents, properties and securities of the society, and every employee past or present of the society shall produce the same and furnish such information with regard to the transactions and working of the society as the person making such inspection may require. इसको ना थोड़ा अच्छी तरह से समझें। इसमें क्या बात है कि अगर एक रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करना चाहता है या रजिस्ट्रार का कोई ऑथराइज्ड पर्सन, कोई दूसरा ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट एक इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो उसके पास राइट है कि वो हर बुक, हर प्रॉपर्टी, हर किस्म की इंफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी उसके बारे में सोसाइटी से डिमांड कर सके और सोसाइटी बाउंड है उसको वो प्रोवाइड करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय सोसाइटी का, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट एम्प्लॉय है, अगर उस पास्ट एम्प्लॉय से भी पूछा जा रहा है कि आपने हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, तो पास्ट एम्प्लॉय भी इस बात के लिए बाउंड है कि चाहे वो सोसाइटी में अब एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट को है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। दिस इज अबाउट सेक्शन 44A. Now 44B. 44B deals with the power of registrar to exercise powers under section 50A in the course of an inquiry or inspection. 50A इसी तरह 44, सेक्शन 44, सेक्शन 50, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके अंदर अभी 50A की बात हुई है, 50A हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसको बता दूं। 44B रजिस्ट्रार को पावर देता है कि जो 50A की पावर्स है उनको एक्सरसाइज कर सके। अब इसमें बात क्या है? वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 43 और एन इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 44 और सेक्शन 44A, it appears to the registrar that there exists any such ground is specified in section 50A, he may of his own motion or on the application of the person authorized by him under section 43 or section 44 or section 44A exercise the powers specified in section 50. 50A में बेसिकली एक प्रोसीडिंग जो है वो प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के बारे में बताया गया है, जैसे कि कोई कौन सी प्रोसीडिंग के एक सोसाइटी को लिक्विडेट कर दिया जाए।
लिक्विडेट क्या करना होता है कि अगर सोसाइटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही तो उसके पास एक रजिस्ट्रार के पास या जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है उसके पास ये राइट है कि वो प्रपोज कर दे कि सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाए। उसके अंदर जितने सोसाइटी के एसेट्स हैं वो रजिस्ट्रार फंड में चले जाते हैं और वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ये सेक्शन 44B ये रजिस्ट्रार को ये पावर देता है, लिक्विडेशन की पावर देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जब आप आगे पीछे सेक्शंस को पढ़ते हैं ना इसी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। अब हम पढ़ सेक्शन 44 रहे हैं लेकिन एक्ट के अंदर सेक्शन 50 के बारे में भी बात की गई है। तो आप जब सेक्शन 50 पे जाएं तो बजाय इसके कि कंफ्यूज हो आप पहले सेक्शन 50 को भी एक दफ़ा साथ पढ़ लें कि 50 क्या कहता है ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। सेक्शन 44C, सेक्शन 44C डील्स विद द पावर टू रिमूव ऑफिसर। अब इसके अंदर रजिस्ट्रार की पावर है कि अगर कोई भी सोसाइटी ऑफिसर है और वो रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहा तो रजिस्ट्रार बाय एक्सरसाइजिंग द पावर टू रिमूव ऑफिसर्स, बाय एक्सरसाइजिंग द पावर गिवन इन 44C वो ऑफिसर्स को रिमूव कर सकता है। अब उसके अंदर हमारे पास क्लॉजेस क्या आती हैं? एक्ट इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इट्स मेंबर्स। अगर कोई एक पर्सन जो कि सोसाइटी के मेंबर्स या सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा हो तो उसको वो एक्सपेल कर सकता है फ्रॉम बीइंग एन ऑफिसर। अगर हैज़ incurred any of the disqualification or has ceased to possess any of the qualification for being an officer provided by the act, rules or bylaws, या ऐसा एक्ट जो उसे सीज कर देता है कि उसके ऊपर सॉरी मैं आपको बताती हूँ ये वकार रमज़ान बट ने अच्छा आपने शेयर किया है, थैंक यू सो मच वकार रमज़ान, आपने कुछ शेयर किया है स्टूडेंट्स के साथ तो उनको इसका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं नुमान मलिक प्लीज़ रिकमेंड सम नोट्स। तो नोट्स तो मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, आप इस लेक्चर के अंदर जो है वो अपने नोट्स आप इसमें से बना सकते हैं तो आपको इसी में से मिल जाएगा। नहीं तो CSS वोकेबलरी पेज के ऊपर नोट्स हैं, उसके अलावा अपडेटेड MCQs के ऊपर नोट्स पड़े हुए हैं और उसके अलावा यूट्यूब चैनल है एप्पल ऑफ नॉलेज उसके ऊपर भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं तो आपको वहाँ से ही मिल जाएंगे। इस तरह नोट्स बने हुए तो इसमें नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि एक्ट को पढ़ें और अपने नोट्स खुद बनाएं, दूसरों के नोट्स से मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे 44C, तो पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव ऑफिसर्स। रजिस्ट्रार ऑफिसर्स को रिमूव करने की पावर रखता है और उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि वो उसे बीइंग एन ऑफिसर जो भी रिक्वायरमेंट है अंडर द लॉ उसको वो अगर फुलफिल नहीं करता तो उसको ये रजिस्ट्रार को राइट है कि रजिस्ट्रार को राइट है कि वो उसे डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दैट ऑफिसरशिप कर सकता है। 44D डील्स विद द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू गिव डायरेक्शंस। अब रजिस्ट्रार ने कोई डायरेक्शंस देनी है तो जो भी रजिस्ट्रार डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शंस को रजिस्ट्रार किसी ना किसी रूल के तहत देता है। रजिस्ट्रार को कोई ना कोई पावर होती है, ऐसी रजिस्ट्रार तो विदाउट एनी पावर या विदाउट एनी ऑथेंटिक और लीगल राइट वो कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो एक्ट कोऑपरेटिव एक्ट रजिस्ट्रार को ये पावर देता है अंडर सेक्शन 44D के वो कोई भी डायरेक्शन दे सके जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वेयर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट और टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी सोसाइटी फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर detrimental to the interest of its members or depositors or the society or to secure proper management of any society generally, it is necessary to issue directions to the societies generally or to any society in particular. कंडीशंस क्या हैं कि कोई भी अगर उसके अंदर बिनते अमजद, ये मैं आपको ना सारे जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैं आपको लेक्चर के एंड पे दे दूंगी। अगर आपको लेक्चर रिलेटेड या कोई चीज़ कोई सेक्शन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसका आप मेरे से बीच में पूछ सकती हैं ताकि वो मैं कॉन्टीन्यूस लेक्चर के अंदर ही आपको आंसर कर सकूँ। थैंक यू इम्तियाज़ अंकल, आपने मेरा ये सेशन देख रहे हैं और मुझे इनकरेज कर रहे हैं। आई नीड योर इनकरेजमेंट।
and your prayers and your love. Thank you so much for watching my session and encouraging me. जी मैं आपको यहाँ पे बता ये रही थी कि रजिस्ट्रार किस किस बात के ऊपर डायरेक्शन दे सकता है। तो डायरेक्शन वेयर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर देखिए रजिस्ट्रार को कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चले कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा या सोसाइटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट में नहीं हो रहा या कोई ऐसा काम हो रहा है जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, तो रजिस्ट्रार डायरेक्शंस दे सकता है उस काम को रोकने के लिए, उसके ऊपर किसी भी किस्म की डायरेक्शन जो कि सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, उसके एसेट्स को सिक्योर करने के लिए होती है। ठीक है। नुमान मजीद जी, ये लेक्चर पोस्ट हो जाएगा, ये लेक्चर एप्पल ऑफ नॉलेज के ऊपर पोस्ट होगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। सेक्शन 44E डील्स विद स्पेशल मेयर्स। स्पेशल मेयर्स क्या क्या हैं? इफ इट अपीयर्स टू द रजिस्ट्रार दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और इट्स डिपॉजिटर्स it is necessary that the money received and other assets of the society, whether held in the name of the society or any other person, are protected and preserved, the registrar or any other person authorized by him may, without prejudice or any other action or proceeding which may be taken against the society under any law for the time being in force, enter and search any premises and seize books of account to other documents or record. स्पेशल मेयर्स क्या होते हैं रजिस्ट्रार की तरफ से? स्पेशल मेयर्स में आता है कि एक रजिस्ट्रार अगर देखे कि किसी भी किस्म की उसके साथ सोसाइटी के इंटरेस्ट में कोई बात नहीं हो रही और कोई ऐसी चीज़ के अगर उसके बुक्स, उसका रिकॉर्ड, उसकी सारी मेंबरशिप डिटेल अगर उसको सीज नहीं किया जाता तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल होगा। तो रजिस्ट्रार या उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन, कोई ऑफिसर, उसके सारे के सारे एसेट्स को, सारी की सारी बुक्स को, बुक्स ऑफ जिन बुक्स का हमने पीछे बात किया, रिकॉर्ड को, हर चीज़ को सीज करने की अथॉरिटी रखता है अंडर द सेक्शन 44E एंड अंडर द सेक्शन 44E विच डील्स विद द स्पेशल मेयर्स। अपनी कस्टडी में ले सकता है तमाम पैसे, कैश, सिक्योरिटीज़, टाइटल डीड्स, प्रॉपर्टीज़, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स आपकी कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं है या इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स नहीं है तो उसको सीज कर सकती हैं। यही पावर रजिस्ट्रार के पास भी है और रजिस्ट्रार के ऑथराइज्ड पर्सनस के पास भी है। या किसी बैंक को एक स्पेशल मेयर में आता है कि बैंक को डायरेक्ट कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट कर सकता है अबाउट दैट पर्सन कि उसके सारे के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं, उसके सारे के सारे पैसे जो डिपॉजिटेड है ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी या एम्प्लॉय या एजेंट या बेनिफिशरी या ट्रांसफरी ऑफ द सोसाइटी उसे सीज किया जा सके। ये सारे बैंक्स को भी डायरेक्शन दी जा सकती हैं और बैंक्स भी इस डायरेक्शन के पाबंद होते हैं। Take all necessary steps to and measures for identifying assets and property of the society and for realization, protection and preservation therefore। और या फिर वो बाकी सारी सोसाइटी के जितने बाकी डिपार्टमेंट्स को, बाकी जैसे LDA है, RDA, ये सारी जगह हैं, इन सबको भी एक लेटर भेज सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि इसके कहीं और एसेट्स तो नहीं है। अब जैसे आजकल आप नैब का देखते हैं, हम हमारे डिपार्टमेंट में अक्सर नैब के लेटर्स आ जाते हैं कि हमारी सोसाइटी का फ़लाँ मेंबर, सोसाइटी का तो नहीं, फ़लाँ मेंबर है, ये इसका ID कार्ड है, क्या इसका कोई एसेट आपकी सोसाइटी में है? इफ़ है तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें, अगर नहीं है तो भी आप हमें एक इंफॉर्मेशन दे दें। मैम एक्ट के सेक्शंस याद नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं सब, तो प्लीज़ बताएं कैसे याद रखें। सेक्शंस इतनी जल्दी याद नहीं होते, लॉ तो मुश्किल चीज़ है। मैंने तो एक थोड़ी सी टिप्स दी थी शुरू में और उनमें यही कहा था कि जितने भी सेक्शंस हैं आप डेली का एक सेक्शन करें, उसके खुद से MCQs बनाएं, हर तरह से जिस तरह से भी है। जब आप उसे बनाएंगे हर एंगल से तो आपको एक एक सेक्शन जब याद होगा तो याद हो जाएगा। अगर आप एक साथ एक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो एक साथ एक्ट आपको याद नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो मैंने अभी भी बताए हैं, सेक्शन 50 है, 44 है, 40 है, ये सेक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसके।
और ये बहुत ज़्यादा यूज़ में भी होते हैं। जब आप इंशाल्लाह आप में से कोई भी इधर ऑफिसर होता है तो उसे पता चलेगा कि डेली यूजेज में आपको ये वाले सेक्शन जो इंक्वायरी रिलेटेड हैं, जो इंस्पेक्शन रिलेटेड हैं, ऑडिट से रिलेटेड हैं, या फिर सस्पेंशन से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। 44F 44F deals with grievance redressal. A member of a society can approach the registrar for a redressal of grievance not covered under section 54 by filing an application. अब एक सोसाइटी का मेंबर है, उसे कोई सोसाइटी से ग्रीवेंसेस हैं, तो वो किस तरह करेगा, वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को एक एप्लीकेशन मूव करेगा और उसमें अपने जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनके रिड्रेसल के लिए रिक्वेस्ट करेगा और रजिस्ट्रार उसके ऊपर डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है। Any party aggrieved by an order of the registrar may file an appeal in the manner as provided under section 64 of this act. नेक्स्ट देखें, एक तो रजिस्ट्रार ने कोई भी ऑर्डर कर दिया। अब ऐसी बात कि एक ऑर्डर जो है वो रजिस्ट्रार ने किया है और अफेक्टी जो है वो रजिस्ट्रार के ऑर्डर का ही है, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ पे रिड्रेसल के लिए जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो भी रजिस्ट्रार का ऑर्डर है उसकी अपील सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास होती है। अंडर सेक्शन 44E सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास इसकी अपील की जाएगी और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव इसको डील करेगा रजिस्ट्रार के ऑर्डर को। Cost of inquiry, section 45 deals with the costs of inquiry. Where an inquiry is held under section 43 or an inspection is made under section 44, the registrar may apportion the cost or such part of the cost as he may think right between the society, the members or creditors demanding the inquiry or inspection, the officers or former officers, and the members of the past members of the society. Cost may also be awarded by the registrar to the financing bank in case of inspection under 44A of the books of any society other than an agricultural credit society, the liability of which is unlimited. देखिए, एक इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर किया जाता है, तो इंक्वायरी ऑफिसर की जो इंक्वायरी की कॉस्ट है वो पे डिवाइड की जाती है सोसाइटी और इसके अंदर सारी, और थ्रू बैंक उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है। सिंस आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नुमान मजीद, मेरा अगर आप पहला लेक्चर देखें तो उसमें आपको पहला लेक्चर देखें तो उसमें आपको मैंने सारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं उसके बारे में सारी की सारी डिटेल बताई हुई है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। एप्पल ऑफ नॉलेज के ऊपर वो लेक्चर पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से लेक्चर 1 के नाम से होगा या फिर इंट्रोडक्टरी लेक्चर के नाम से होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। दाऊद, आप विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 1925 और 1927 एक्ट ऑफ, दिस इज़ बेसिकली द एक्ट ऑफ 1925 जो बेसिक एक्ट है। 1927 में कुछ अमेंडमेंट, वो कोई पंजाब में आया था उसमें अमेंडमेंट हुई थी। जो भी एक्ट है कोऑपरेटिव का वो 1925 का एक्ट है। आपने जो फॉलो करना है वो 1925 के एक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, आपने 1927 वाले को फॉलो नहीं करना। रूल्स हैं 1927 के, दैट इज़ नॉट द एक्ट। बेसिकली एक्ट इज़ डिफरेंट एंड रूल्स आर डिफरेंट। तो 1927 के रूल्स हैं एंड 1925 का एक्ट है। रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट को यूज़ किया जा सकता है। तो आप अगर पहले एक्ट कर लें, जब एक्ट को आप समझ लेंगे तो फिर आप जब रूल्स पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको रूल्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है, हम कौन से सेक्शन पे थे? 44E पे, 44F कोस्ट ऑफ इंक्वायरी 45। देन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर 7 ये है 46 रिकवरी ऑफ द कॉस्ट। अब जो कॉस्ट आई है उस इंक्वायरी के ऊपर उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? एनी सम अवॉर्डेड बाय द वे ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 45 may be recovered on the application of the registrar by a magistrate having jurisdiction in the place where the person from whom the money is claimable actually and voluntarily resides or carries on business, or by an officer authorized in this behalf by the government, by distress and sale of any movable property belonging to such person within the limit of jurisdiction of such magistrate। अब एक इंक्वायरी किसी पर्सन की उस पर हुई है तो वो कॉस्ट कहाँ से पूरी की जाएगी? लेट्स सपोज एक पर्सन पे इंक्वायरी की जा रही है कि उसने कोई
उसके उसके उसने कोई 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिया, वो 1 करोड़ रुपया कहाँ से रिकवर किया जाएगा? तो वो जो उस एरिया के मजिस्ट्रेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि उसकी अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे सेल कर देंगे, उसकी ऑक्शन करेंगे, उसके नाम के जो भी एसेट्स हैं उसके थ्रू उसकी कॉस्ट की रिकवरी की जा सकती है। और ये डायरेक्ट कौन करता है? डायरेक्ट कौन करता है? ये रजिस्ट्रार डायरेक्ट करता है। और ये रजिस्ट्रार डील करता है विद द मजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया, या जहाँ पे वो रिजाइड करता है उस एरिया के मजिस्ट्रेट से, या फिर जहाँ पे उसका बिजनेस है, जहाँ पे उसका कोई काम है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट से। तो हमारे चैप्टर नंबर 7 तक हमने आज कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 आई गेस हैं जी। मेरे ख्याल से इसके अब जो 10 चैप्टर, बाकी 3 चैप्टर्स रह गए हैं। 4 चैप्टर इसका एक और चैप्टर भी है, 11 भी है, वो मिसलेनियस कुछ हैं, वो रह गया है। तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो तीनों नेक्स्ट लेक्चर में कर दें। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये एक्ट को करवाते करवाते ये 3-4 लेक्चर हो जाएंगे। मेरा तो दिल था कि मैं 2 लेक्चर्स में से कंप्लीट करवा दूं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग गया। आई होप आप लोगों को कोई अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है और किसी के क्वेश्चन अगर ऊपर लाइव सेशन में मेरे से मिस हो गए हैं तो वो मेरे से पूछ लें। 1-2 मिनट जो हैं मैं आपको दे देती हूँ, फिर मैं इस लाइव सेशन को एंड करूँगी। आप इस चैनल को भी एप्पल ऑफ नॉलेज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपडेटेड MCQs को लाजमी देखा करें, उसके अंदर साइन अप भी कर लें। अगर आप ख़ुद उसके अंदर कोई भी जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और बस वही बात है अगेन कि दूसरों की हेल्प करें। और मैम चैप्टर 8A करना है? चैप्टर 8 हाँ जी करना है। मैं नेक्स्ट सेशन में जब आऊँगी तो आपको ये नेक्स्ट जो चैप्टर्स रह गए हैं वो मैं आपको करवा दूँगी। और अगर आज के सेशन में थोड़ा सा कुछ हो गई हो गड़बड़ तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं थोड़ा ऑफिस की वजह से भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज चल रहे थे। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट भी लेक्चर को आपको ज़्यादा अच्छे से करवा सकूँ। अवेलेबल है, मैं आपको यहीं से करवा रही हूँ। और उसके अलावा आप अगर कुछ कोऑपरेटिव की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कोऑपरेटिव की अपनी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट से भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वहाँ से भी ले लें। अभी पेपर्स का भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि पेपर कब होंगे, तो मुझे तो आइडिया नहीं है पेपर कब होंगे, आप बस अपनी तैयारी कर लें। जब भी पेपर होगा आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग पेपर में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी MCQs पढ़े होते हैं तो MCQs से आप लोग कभी भी लॉ की बेसिक जो कॉनिटेशंस हैं या बेसिक जॉनराज हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को उधर से समझ आ जाएगी, पेपर में भी समझ आ जाएगी। और अगर मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स में से कोई भी स्टूडेंट इस पेपर में पास होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दें। और लईकली सेशन भी एंड हो गया है। अगर तो आवाज़ ठीक आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेशन मेरा एंड हो गया है। आई होप आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे और नेक्स्ट सेशन में जो भी चीज़ें होंगी हम करेंगे। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन मेरा लास्ट सेशन होगा आप लोगों के साथ। इसके साथ मैं आप लोगों को एक सेशन लाजमी दूंगी जिसमें मैं आपको एसेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मेरे से कहा है कि हमें ऐसे की थोड़ी गाइडेंस दे दें। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ऐसे के बारे में बता दूं, और जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं उनके बारे में आपको बता दूं। मैम नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास मोहम्मद निसार मैं कोशिश करूंगी जल्दी दे दूं, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि शायद मैं 2-3 दिन के बाद दे दूं। मैं कोशिश करूंगी विद इन 3 डेज़ नेक्स्ट सेशन में अपना दे दूं ताकि ये एंड हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, लोगों के साथ भी अच्छा करें ताकि आप लोगों के साथ भी अच्छा हो जाए। और बस यही मैसेज है आज का। थैंक यू सो मच। मैम काइंडली एक सेशन 1927 लॉज की भी करवा दें। ये जब एक्ट का ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखूँगी जिसके अंदर हम लोग शायद मैं जूम पे कोई वेबिनार कर लूँ, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और उसी में हम लोग कुछ रूल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।